बोलो जी। हाँ ठीक है। फिर हमने देखा था, अच्छा ये हमने स्टार्ट नहीं किया है कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर, एक बार आपको वापस उसी पे ले जाता हूँ यार मैं, दूसरे वाले पे। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट, उसको एक बार वहीं से कंटेक्स्ट बिल्डअप होगा तभी फायदा होगा, तो भूल जाओगे तुम लोग। हाँ तो एक बार फटाफट बता देते हैं, देखो ये देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, एक यस बार सर। देख लो तुम लोग, भूल ना जाओ, तुम्हारे दिमाग से निकल ना जाए। हमने ये देखा था डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, सब देख लिया। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कंजर्व्ड क्या मतलब, कंजर्व्ड का मतलब होता है कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड, और वही हमने किया क्या, बाय द मेथड्स ऑफ चार्जिंग, उसी से हमने क्या किया, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन किया। फिर क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड का मतलब था कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जब चार्ज रहेगा इलेक्ट्रॉन पे, तो जब आप व्हेन यू ट्रांसफर चार्ज, जब आप चार्ज को रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो या चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हो, देन यू आर एसेंशियली डूइंग व्हाट, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो एक जगह से जब दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन जा सकता है, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, पूरा का पूरा जाएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ना संभव नहीं था। दैट्स व्हाई यू ट्रांसफर द चार्ज इन द मल्टीपल्स ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन को हमने क्या बोला, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, और जिसकी वैल्यू क्या थी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस -19 19 कूलम। इतना चार्ज आप एक बार में ट्रांसफर कर सकते हो, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, इसी के मल्टीपल्स में चार्ज का ट्रांसफर पॉसिबल है, और उसी को बोला इंटीग्रल मल्टीपल्स, और उसी को बोला चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है बच्चों, यस सर। आगे बढ़ते हैं। यस फिर ये देख ली थी। अच्छा देखो थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा क्योंकि 15 मिनट तुम्हारे लूंगा। अब कौन कौन बच्चा ऐसा है जिसको 15 मिनट एक्स्ट्रा रुकने में दिक्कत है, पहले बता दो, नहीं तो फिर, हाँ क्योंकि ट्यूशन हो सकता है, खाना पीना हो सकता है, सब हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, शर्म वाली बात नहीं है, ईमानदारी से हाथ ऊपर कर लो जो नहीं रुक सकते, कोई बुरा नहीं मान रहा, मैं बता दो भाई। ठीक है, ठीक है। तो ये सब हमने जान लिया भाई। हाँ मान सिंह एक बच्चा, और कोई है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम मास, तो चार्ज कहाँ पे लाई कर रहा है जी, चार्ज लाई करता है केवल और केवल इलेक्ट्रॉन पे, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो अपने साथ अपने मास के बराबर मास भी लेके जाएगा, तो चार्ज तो लेके जा रहा है, जब एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया आपने, तो उसने 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम चार्ज तो ले गया, और इसके साथ साथ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी लेके गया वो अपने साथ, तो दोनों एक साथ मूव किए, दैट इज व्हाई चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम मास। रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट की वेलोसिटी का कोई प्रभाव चार्ज पर नहीं रहेगा, ये देख लिया। देन वी स्टडीड मेथड ऑफ चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन या मेथड ऑफ चार्ज ट्रांसफर या मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ये तीनों एक ही चीज के नाम है, मेथड ऑफ चार्ज ट्रांसफर बोल लो, मेथड ऑफ चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन बोल लो, या फिर मेथड ऑफ चार्जिंग बोल लो। ठीक है, तो उनमें पहला था चार्जिंग बाय कंडक्शन, डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट के द्वारा चार्ज किया जाए तो चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, किसी हाईली नेगेटिव या हाईली पॉजिटिव चार्ज के निकट होने मात्र से, यानी कि ड्यू टू क्लोज प्रोक्सिमिटी ऑफ हाईली नेगेटिव और हाईली पॉजिटिव चार्ज इन द प्रोक्सिमिटी ऑफ एनी न्यूट्रल कंडक्टर और इंसुलेटर, there is a tendency within that material to get charged by what by the redistribution of electron cloud। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की redistribution से जब चार्जिंग पॉसिबल हो पाए बाय द प्रेजेंस ऑफ सम हाईली नेगेटिव या हाईली पॉजिटिव चार्ज इन द प्रोक्सिमिटी ऑफ द मटेरियल, देन इट इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। और थर्ड वन था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जिसमें एक दूसरे मेटल को ऊपर फ्रिक्शन करो या रगड़ो या घर्षण करो तो क्या होगा, there will always be some transfer of electrons from one material to other and it is dependent upon the electronegativity of the materials। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के खींच लेगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अदर मटेरियल, तो जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा वो बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज, और जिससे इलेक्ट्रॉन छीन लिए जाएंगे वो बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। फिर थर्मियोनिक एमिशन, थर्मल एनर्जी से निकाल लिया तो थर्मियोनिक, फोटो इलेक्ट्रिक एनर्जी से निकाल लिया तो फोटो इलेक्ट्रिक, फोटोनिक एनर्जी से सॉरी, और फील्ड से निकाल लिया तो फील्ड एमिशन। ठीक है, फील्ड भी पढ़ेंगे, फील्ड क्या होता है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये था डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये था ड्यू टू द प्रोक्सिमिटी ऑफ द चार्ज, ये रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, ऐसे ऐसे अलग अलग कर दिया तो हो गया। ठीक है,
अब फ्रिक्शन तो पढ़ लिया था, एम्बर एंड सिल्क, उसके बाद ये 3 अलग अलग मेथड्स। इसके बाद ये क्या है भाई? ओके ओके, थैंक यू। हाँ जी, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा, ये क्वेश्चन किया था, इसमें थोड़ी एम्बिग्यूटी थी, कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाएंगे उसको अभी के लिए। देन ये क्वेश्चन आपको कराया था कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होंगे या डेफिशिएंसी में होंगे ताकि इतना चार्ज आपके पास मिल जाए। तो क्या करना है, दिस चार्ज डिवाइडेड बाय द फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। तो 9 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, दैट्स व्हाई इट इज शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन या डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड 9 कैसे आया, 14.4 डिवाइडेड बाय 1.6, तो 9 आ गया। ये आप सभी ने सही किया था। देन एक और क्वेश्चन था जो आपको होमवर्क दिया गया था, ये उम्मीद है आपने कर लिया होगा। इट इज Yes, जस्ट sir. लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, Yes, sir. तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। Yes, आगे sir. बढ़ जाते हैं फिर। ये वाला किया था कि कौन सा किसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो सीधी सी बात है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, जो पॉजिटिव होगा वो, ठीक है। तो हमें पता है जी कि ग्लास रोड इलेक्ट्रो पॉजिटिव है इन कंपैरिजन टू रबर, तो क्या होगा, ग्लास रोड विल बिकम ये सॉरी रबर नहीं भाई, सिल्क, सिल्क क्लॉथ है, इट इज रब्ड ऑन सिल्क। तो सिल्क ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो गिव्स इलेक्ट्रॉन टू सिल्क, यानी ग्लास रोड गिव्स इलेक्ट्रॉन टू सिल्क। फिर आपको ये क्वेश्चन मैंने क्लास में ही करा दिया था, कंडक्शन एंड इंडक्शन के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो कंडक्शन हमें पता है डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट होना चाहिए, यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है फिजिकल कॉन्टेक्ट, जस्ट क्लोज प्रोक्सिमिटी, यानी कि उसके पास में होना चाहिए बट फिजिकली कॉन्टेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रीवियसली चार्ज ऑब्जेक्ट कैन ओनली ट्रांसफर चार्ज बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन, यानी कोई पहले से चार्ज है वही डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट के द्वारा चार्ज को ट्रांसफर कर सकता है। बट इंडक्शन में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, चार्ज है होना चाहिए बट इट विल द हाईली पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर देगा, यानी नया रिडिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट होगा। प्रीवियसली एग्जिस्टिंग चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा, या न्यू रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज इज देयर, यानी पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन साथ में थे, निकल गए अलग अलग, तो नया डिस्ट्रीब्यूशन हो गया पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। देन सेम नेचर ऑफ चार्ज, जब कंडक्शन होता है तो जो चार्ज एक ऑब्जेक्ट के पास होगा, मान लो पॉजिटिवली चार्ज रोड को मैं टच करता हूँ ऐसे, तो क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज ही ट्रांसफर होगा, अगर नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज ट्रांसफर होगा। बट इंडक्शन में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इंडक्शन में आप दोनों ही प्रकार के चार्जेस इंड्यूस करा सकते हो। उसके बाद बच्चे व्हाट वाज दिस, हाँ, कि न्यूट्रल कंडक्टर को क्या कंडक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आप लोगों ने मुझे बताया था, आप बन गए थे क्या, कूलम्ब्स के जैसे साइंटिस्ट जो थे ना कूलम, उनके जैसे आप बन गए थे। आपने बताया सर जब पॉजिटिव चार्ज इसके निकट है यानी इसके पास में है तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल सरपास द फोर्स ऑफ रिपल्शन, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस नेगेटिव चार्ज में और इन पॉजिटिव चार्ज में होगा वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू जो ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो दैट इज व्हाई देयर विल बी नेट अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूट्रल कंडक्टर एंड सम हाईली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इन द प्रोक्सिमिटी। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर इससे अपोजिट केस हो तब भी ऐसा ही होगा। मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज हो तो क्या होने वाला है बच्चों, इधर नेगेटिव आएगा इधर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और पॉजिटिव पास में होंगे, यानी लाइक चार्जेस विल ऑलवेज बी इन क्लोज प्रोक्सिमिटी, तो हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही रहेगा। ओके जी, फिर आपकी एक्स्ट्रा क्लास यहाँ से स्टार्ट हुई थी। उस एक्स्ट्रा क्लास में हमने डिस्कस किया कि कूलम्स लॉ जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ है, थोड़ा थोड़ा बताया था, अभी उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो द बेसिस फॉर द कूलम्स लॉ लाइज हियर ओनली कि भैया इफ अ चार्ज बॉडी इज प्लेस्ड नियर ए न्यूट्रल कंडक्टर विल इट अट्रैक्ट द कंडक्टर और रिपेल इट। अभी मुझे बताओ, पहला ऑप्शन दे रहा हूँ, कितने बच्चे बोल रहे हैं कि सर इट विल अट्रैक्ट, हैंड रेज करो। जब एक न्यूट्रल कंडक्टर का मतलब क्या होता है भाई, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। जब आपको बताया था थर्मल कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स दे आर मोर और लेस सिमिलर बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देम। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, दे आर कोज ऑफ गुड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मेन कारण जो है कंडक्टर्स में दैट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूट्रल कंडक्टर यहाँ बोल रहा है, इसका मतलब है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस इज नेसेसरी बट दे आर बैलेंस्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है उनके साथ वो पास पास में घूम रहे हैं, तो दैट इज वाई ओवरऑल जो है वो न्यूट्रल है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस्ड है। बट क्या एक न्यूट्रल कंडक्टर को आप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैन यू अट्रैक्ट दैट? अभी हैंड रेज करो जिनको लगता है कि अट्रैक्ट होगा।
ठीक है, हाथ नीचे कर लो। जिनको ये लगता है रिपेल होगा वो हाथ ऊपर करो। हाँ ठीक है, ठीक है, तो लगभग सभी बच्चे सही बोल रहे हैं, जिनको डाउट है वो पूछ लेंगे। तो यहां से बेसिस बनता है। फिर आपको ये कैसे पता चला कि अट्रैक्ट या रिपेल ही होगा? तो जब मैंने आपको लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था कि बेटा ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन आने वाला है। ठीक है जी, आपने बोला यस सर। फिर मैंने बोला ये नेगेटिव चार्ज और ये वाला नेगेटिव चार्ज और राइट साइड में, इन दोनों के बीच में रिपल्सन आने वाला है। जी बिल्कुल सही है। तो अब मुझे ये बताओ कि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा कि रिपल्सन फोर्स ज्यादा होगा? बताओ अनम्यूट करके। अट्रैक्शन ज्यादा होगा? Attraction. Attraction. Force of attraction will be greater than force of repulsion. Repulsion. तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, जिस फोर्स से खींच रहा है वो ज्यादा है, जिससे धक्का दे रहा है वो कम है, तो नेट फोर्स विल बी अट्रैक्टिव फोर्स, है ना? एफ नेट विल बी अट्रैक्टिव। तो अभी इसकी बात सही है ना? चार्ज बॉडी अगर किसी न्यूट्रल कंडक्टर के पास दे दी जाए तो विल इट अट्रैक्ट? यस, इट विल अट्रैक्ट। तो अट्रैक्शन होगा। अब देखो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन तो हमने देख लिया कि सर लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये बातें हम 20 बार पढ़ चुके, कानों में आपके पढ़ के कानों में दर्द होने लगा होगा, सर आगे भी पढ़ाओगे क्या? तो ये बातें हम पढ़ चुके। नाउ कूलम्स ने क्या बताया? कूलम्स एक साइंटिस्ट थे, कूलम, उन्होंने कहा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन का मैग्नीट्यूड मैं आपको बताता हूँ। भाई आप बोल रहे हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाइक चार्जेस रिपेल अनलाइक अट्रैक्ट, तो कौन कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे या कितने फोर्स से रिपेल करेंगे, वो सबसे पहले बताया कूलम्स ने। और उन्होंने दो बड़ी बड़ी बातें कही। पहली बात कहा कि फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, भाई पॉइंट चार्ज होना चाहिए। पॉइंट चार्ज मतलब एक छोटे से बिंदु पे या एक छोटे से पार्टिकल पे लाई करने वाला चार्ज। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the magnitude of these charges। भाई देखो ये चार्ज है, ये चार्ज है, इन दोनों के बीच में रिपल्स अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रिपल्सिव फोर्स होगा, उसका मैग्नीट्यूड इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी मैं अगर इस चार्ज को बढ़ा दूं और इस चार्ज को भी बढ़ा दूं तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव है, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाने वाला है। कैसे? दोनों के प्रोडक्ट कर लो मैग्नीट्यूड का, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो पहली बात ये कही कूलम्स ने। दूसरी बात क्या कही कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर क्या है? इन दोनों पार्टिकल या इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी के आर स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर लो और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन। इन दोनों चीजों को एक साथ मिला दो तो वी गेट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और यही है कूलम्स लॉ। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या बोला? ठीक है, अब मैंने इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, उसके बेसिस पे इन्होंने ये फाइंड आउट किया कि यार ये ऐसे कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब मैं चार्ज को बढ़ा रहा हूँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जा रहा है, रिपल्शन बढ़ जा रहा है। जब मैं दूरी को बढ़ा रहा हूँ इन दोनों के बीच में तो फोर्स कम हो जा रहा है। तो ये इन्होंने एस्टेब्लिश किया। फिर फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन किया होगा और एक कंक्लूजन पे आए होंगे कि अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे के लगाना पड़ेगा, और इस के को ही उन्होंने बोला कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसके बारे में अगली स्लाइड पे जानेंगे। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, देन वी हैव टू इंक्लूड सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये क्यों लगाना पड़ता है जी? याद करो, जब हमने पढ़ा था क्या, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, सबसे पहला चैप्टर, तो वहां पे क्या था कि फर्स्ट वी ऑब्जर्व द थिंग्स, देन वी डू लॉजिकल रीजनिंग ऑन द थिंग्स, देन वी डेवलप सम मैथमेटिकल पैरामीटर्स, है ना? पहले क्या करते हैं, कोई भी लॉ अगर जनरेट हो रहा है फिजिक्स का, तो उसमें सबसे पहले भी नीड टू ऑब्जर्व, भैया आसपास में कोई चीज हो रहा है। जैसे न्यूटन सर ने देखा था कि एप्पल गिर रहा है, फिर उन्होंने वही बार बार एक्सपेरिमेंटेशन किया, देखा होगा गिरा गिरा के चीजों को, फिर उस चीज को उस पर लॉजिकल रीजनिंग किया कि ऐसी क्या चीज हो सकती है दैट इज कॉजिंग दिस एप्पल टू फॉल डाउन। फिर उन्होंने बार बार एक्सपेरिमेंटेशन करके कोई मैथमेटिकल मॉडल दिया होगा, और वही मैथमेटिकल मॉडल मैंने यहाँ लिख रखा है जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दे दिया था, है ना? ये लगभग 1600 BC में दिया था बच्चों, याद करो। ठीक है, तो 1600 शायद, हाँ 350 साल पहले, 350 साल पहले उन्होंने ये बात बोल दी थी।
ठीक है ना, और हमें मौत आ जा रही है इसको अभी पढ़ने में। 350 ईयर्स, 350 ईयर्स पहले पता है क्या था? इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, बिजली भी नहीं थी, कम्युनिकेशन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, है ना। तो ये सारी चीजें ना होने के बावजूद भी देयर वर सम स्ट्रॉन्ग मैन, है ना, जिन लोगों के पास इतनी लॉजिकल रीजनिंग पावर थी कि वो इस प्रकृति को, इस नेचर को, इस सृष्टि को समझ पाए, और हमें उन्होंने कुछ कुछ इतने इंपॉर्टेंट लॉज दे दिए जिसकी बदौलत, जिसकी वजह से आज हम लोग इतना विकसित हो पाए, इतना हम अपने जीवन को आसान कर पाए। तो वी शुड बी थैंकफुल टू दोज मैन, है ना, हमें उनके प्रति इज्जत रखनी चाहिए। तो आज के बाद कोई भी बच्चा क्लास में जब किसी साइंटिस्ट का नाम लेगा तो उनके आगे इज्जत से सर लगाएगा। जैसे कुछ बोल रहे थे कि जब मैंने पूछा एक बैच में कि बच्चों E=mc² ये किन्होंने दिया, तो बोले आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन। तो थोड़ा इज्जत से बोला करेंगे कि सर आइजैक न्यूटन ने हमें ये इक्वेशन दी, ठीक है। चलो, तो हम वापस आते हैं अपने क्लास के टॉपिक पे कि कूलम्स लॉ, कूलम्स ने ये बताया। फिर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ लगाया गया, उसके बारे में देखो देखते हैं। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था थोड़ा इंट्रो पार्ट में कि k जो है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें 1/4 पाई इज अ कांस्टेंट थिंग। भैया ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो पहले बात ये देख लो कि ये कांस्टेंट ही होगा, है ना, दैट इज व्हाई इट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। किसी भी चीज का नाम ऐसे ही थोड़े रख सकते हैं कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोला है, दैट इज व्हाई इसको बोलेंगे कि ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट में पहली बात देखो 1/4 पाई, 1/4 पाई तो हर हालत में कांस्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इट इज नथिंग बट अ मैथमेटिकल वैल्यू। भाई 1 इज अ कांस्टेंट, 4 is a constant and pi is a constant, तो their combination will also be a constant value। और दूसरी चीज क्या बच गई? एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी क्या है ये जानना बच गया। बाकी सब पता चल गया कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जी, और Q1 is the magnitude of first charge, Q2 is the magnitude of second charge, and R is nothing but the separation between these point charges। और अगर ये distributed charges होंगे तो center of जो उनका ज्योमेट्रिकल सेंटर रहेगा उसका दूरी लेंगे, ठीक है। When we will be using this Coulomb's law for some distributed charge, तो वहां पे ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा। बट पॉइंट है तो पॉइंट में क्या ही सेंटर, पॉइंट खुद ही एक सेंटर है, तो पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस इज R। तो ये हम जान गए। k की वैल्यू पे डिस्कशन कर रहे थे, तो k is 1/4 pi epsilon naught। तो 1/4 pi is a constant, epsilon naught is the permittivity of free space। तो permittivity is a न्यू प्रॉपर्टी दैट वी विल बी डिस्कसिंग। परमिटिविटी के बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत, अगर टाइम हुआ तो मोलिकुलर एस्पेक्ट्स को भी बता दिया जाएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है मटेरियल में, तब ये प्रॉपर्टी मैनिफेस्ट हो रही है। तो देखो, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो रहा है, तो हमने जान लिया कि चार्ज के मैग्नीट्यूड पे है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब देखो, परमिटिविटी इस चीज को डिफाइन करेगी कि जिस मीडियम में चार्ज लाई कर रहे हैं, मान लो फ्री स्पेस है भैया, कुछ भी नहीं है, केवल वैक्यूम है, तो वहां पे क्या प्रॉपर्टी, कितना फोर्स लगेगा? एयर में ले आए तो कितना फोर्स लगेगा, किसी लिक्विड में डिप कर दिया उन्हीं चार्जेस को उतनी ही दूरी पे, तो कितना फोर्स लगेगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि फोर्स वेरी करेगा? कितने बच्चों को लगता है कि सर मुझे लगता है कि जब आप उसको मीडियम को चेंज करोगे तो फोर्स में वेरिएशन आएगा? सही है, तो आपको बिल्कुल सही लगता है। क्यों? क्योंकि जब आप भैया दो चार्ज थे, मान लो मैंने बोला 1 कूलम 1 कूलम, इन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर। अब इसको मैंने फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम में रखा, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ रहेगा। फिर मैं इनको एयर में ले आया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ रहेगा। उस इन्हीं को पकड़ के मैंने वाटर में डिप कर दिया, चार्ज 1 कूलम था, 1 कूलम ही था, सेपरेशन इज 1 मीटर। अब जब इनको लिक्विड में डिप कर दिया तो इनके बीच में कुछ फोर्स है, दैट विल बी अ डिफरेंट फोर्स। तो अब जो मीडियम है, जिस मीडियम में चार्ज लाई कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी को इंक्लूड करने के लिए कूलम्स लॉ में के का यूज किया जाता है, और के में उसी प्रॉपर्टी को इंक्लूड करने के लिए एप्सिलॉन नॉट का यूज किया जाता है। और वही प्रॉपर्टी जो इस फोर्स में वेरिएशन ला रही है उसी को बोलते हैं परमिटिविटी, है ना। जिस प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स में वेरिएशन आ रहा है उसी को बोलते हैं क्या? परमिटिविटी। इसी के कुछ क्लासिकल एग्जांपल जो आपने देखे हैं उससे मिलते जुलते एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि हीट कितना ज्यादा जल्दी ट्रांसफर हो जाएगी एक जगह से दूसरी जगह पे, थर्मल कंडक्टिविटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी कितना जल्दी हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन कितना होगा? दैट विल बी
परमिटिविटी, ऐसी प्रॉपर्टी। अब कोई कंफ्यूज ना हो, हर एक प्रॉपर्टी का मोलिकुलर एस्पेक्ट भी होता है। जैसे कि थर्मल कंडक्टिविटी में आपने कभी पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने पढ़ा उनके लिए बता रहा हूँ कि पार्टिकल्स रैंडम मोशन में होते हैं, ब्राउनियन मोशन बोला जाता है गैसेस के लिए, बट सॉलिड्स के लिए वाइब्रेशन में होते हैं, है ना। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना उनका मोलिकुलर वाइब्रेशन ज्यादा, है ना। अब देखो हीट कंडक्ट हो रही है बच्चों, तो हीट में जब थर्मल कंडक्टिविटी बात होती है तो मोलिकुलर वाइब्रेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, यानी कि जब आप मटेरियल के अंदर जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं मोलिकुलर वाइब्रेशंस नजर आएंगे, ठीक है। अब परमिटिविटी का मोलिकुलर एस्पेक्ट क्या है वो मैं डिस्कस करूंगा जब हम पढ़ेंगे क्या, कैपेसिटर वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तब थोड़ा बहुत इसको टच करेंगे कि एक्चुअल में मटेरियल के अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, अगर जरूरी हुआ तो वहां पे टच कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप ये जान लो कि परमिटिविटी इज सम प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दीज टू पॉइंट पार्टिकल, बिटवीन these two point charges varies when we change the medium in between these two point charges। जब हम इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में रहने वाले मीडियम को चेंज कर देते हैं तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन में चेंज आता है वो परमिटिविटी के कारण, ठीक है। अब फ्री स्पेस की बात हो रही थी बच्चों, बार बार मैं यूज कर रहा था एप्सिलॉन नॉट, इट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि जब कुछ भी मटेरियल मीडियम नहीं है, जब केवल और केवल स्पेस है, यानी कि केवल और केवल वैक्यूम है, तो उस केस में एप्सिलॉन नॉट का यूज होता है, एंड दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू जिसको बोला जाता है 8.855 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको याद करनी है ना, इसको रटना है, ये याद रखोगे तो, और दूसरी वैल्यू साथ साथ में याद रख लो, ये तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस पूरे को अगर सोल्व करोगे ये 8.85 वैल्यू डाल के एप्सिलॉन नॉट की, तो जो वैल्यू आने वाली है दैट इज 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो दैट इज वैल्यू ऑफ के की वैल्यू ये रहने वाली है। तो के जब आप फॉर्मूला यूज करोगे F इक्वल्स टू Q1Q2/R², तो उसमें के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 रख लेना सीधा सीधा, ठीक है। ऐसा यूनिट में सब चीजें होनी चाहिए। पहला फर्स्ट चार्ज शुड बी इन कूलम्स, सेकंड चार्ज शुड आल्सो बी इन कूलम्स, R शुड बी इन मीटर्स, एंड K, जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन यू शुड पुट वैल्यू ऑफ K एज 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तब ये 9 इंटू 10⁻9 रखो, और इसके बाद जब सोल्व करोगे तो फोर्स भी ऐसा यूनिट में आएगा, और फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, बोलो। न्यूटन। तो न्यूटन में जब आपका आंसर आ जाएगा तो सिंपल है, कर लोगे। Yes, sir. ठीक है बच्चों। अब रहा बात, कभी कभी ऐसा आ जाता है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी बता दो। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी याद रह जाए तो अच्छी बात, और ना याद रहे तो कैसे निकालोगे बताओ। सर न्यूटन का लगाएंगे फॉर्मूला के बाद चार्ज का। इसको बोलते हैं डायमेंशनल होमोजेनिटी, यानी कि इक्वल टू के साइन के दोनों तरफ सेम डायमेंशन होने वाले हैं। तो F इज इक्वल टू के Q1Q2/R² बच्चों, F इज इक्वल टू के Q1Q2/R²। इस फॉर्मूला के लेफ्ट साइड में क्या डायमेंशन है, न्यूटन। अरे डायमेंशन का मतलब क्या होता है भाई, डायमेंशन का मतलब यूनिट। तो लेफ्ट साइड में क्या यूनिट आएगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन आ रहा है, और न्यूटन का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने लगो तो क्या आएगा भाई, सबको पता है ना, फोर्स इज इक्वल टू फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था, m इंटू ए। ऐसे ऐसे कर लिया करो भाई डायमेंशनल फॉर्मूला से, एम ए। अब मास का तो पता ही है कि m होता है, ए का पता ही है LT-2 होता है, तो फोर्स का आ गया MLT-2। ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला यही रहने वाला है। और डायमेंशनल होमोजेनिटी का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि इक्वल टू के दोनों तरफ सेम डायमेंशन होंगे। तो मुझे पता चल गया के Q1Q2/R² का जो डायमेंशन है वो MLT-2 रहेगा। तो अब बच्चों चार्ज का डायमेंशन क्या लिख सकते हो, ए, और इसका दूसरा है तो A², A2। और R क्या है, R इज द सेपरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर, और मीटर स्क्वायर का बोलो बोलो। तो तुम कंफ्यूज हो रहे हो, सर L स्क्वायर। अरे रुको क्या हो रहा है इसका, हाँ देखो, F इज इक्वल टू के Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन आ जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला वाला, इसलिए आपको करा रहा हूं बच्चों। लेफ्ट साइड आपको पता है कि फोर्स है तो MLT-2, ठीक है। सेम डायमेंशन होने वाला है राइट साइड में भी। क्यों? क्योंकि मीटर कैन बी इक्वेटेड टू मीटर, लीटर कैन बी इक्वेटेड टू लीटर। लेंथ को लेंथ से इक्वेट करोगे, मास को मास से इक्वेट करोगे, वेट को वेट से, फोर्स को फोर्स से, डेंसिटी को डेंसिटी से, ठीक है। अब कोई बोले सर ऐसा क्यों होता है, तो देखो ऐसा इसलिए होता है, मैं आपको बोलूं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, तो आप बोलोगे सर कल से फिजिक्स पढ़ाने मत आना, है ना। या मैं आपको बोल दूं कि बेटा मार्केट जाओ और 1 लीटर कपड़ा लेके आओ, तो भी बोल दोगे सर कल से मत आना, है ना। आपको पता है ना कि लीटर इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम विल बी इक्वेटेड टू वॉल्यूम, लेंथ विल बी इक्वेटेड टू लेंथ। तो इसीलिए डायमेंशन ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वल टू साइन शुड बी सेम। ये इसको बोलते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो अभी देखो फोर्स का आया MLT-2, तो हमें इसी प्रिंसिपल से पता है, क्योंकि हम इक्वेट कर रहे हैं दोनों साइड की चीजों को, तो राइट साइड में भी जो डायमेंशन आएगा वो रहेगा MLT-2 के बराबर। अब देखो राइट साइड में जिन जिन का हमें पता है मैं लिख लेता हूँ, नहीं पता उसका निकल जाएगा। चार्ज का क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर। इस चार्ज का क्या होगा? एम्पियर। और नीचे आर है, आर इज द यूनिट ऑफ सेपरेशन बिटवीन दीज 2 पॉइंट चार्जेस। इन 2 पॉइंट चार्जेस के बीच की दूरी को ही आर बोला गया है। तो इसका यूनिट क्या था बच्चों? ऐसा यूनिट L स्क्वायर। मीटर, और मीटर का यूनिट क्या होता है? एल। यस सर। नीचे आ गया L2, ठीक है। ऊपर ए और नीचे L2, तो इसी को लिख दूं K और ये A2, भाई एम्पियर एम्पियर मल्टीप्लाई हुए एम्पियर स्क्वायर या एम्पियर की पावर 2 हो गया, यानी स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन करंट, डिपेंडेंस ऑफ फोर्स ऑन करंट बाय अ डिग्री ऑफ 2। थोड़ा साइंटिफिकली बोले थे, ऐसा बोलेंगे नहीं तो A2 बोल लो, A स्क्वायर बोल लो, जो मर्जी आंसर आना चाहिए। अब K का यूनिट मुझे नहीं पता था तो निकल आएगा, L स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करूं, A स्क्वायर को नीचे ले आऊं, तो यूनिट ऑफ K विल बी MLT-2, ये ऐसे रख लिया बच्चों। और नीचे लाए किसको? एम्पियर को। एम्पियर। और ऊपर लेके किसको? L स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो क्या करोगे? M का क्या? M ऐसे ही रहेगा, L1 और L2 मिला के क्या होगा? L3। यस सर। T T -2 रह गया, और A ऊपर जाएगा तो A 2 माइनस, है ना, साइन उल्टा हो जाता है बच्चों। अब दिस इज द यूनिट ऑफ क्या? K, और K ही किसके बराबर था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे बताओ बच्चों कि कांस्टेंट वैल्यू का कोई यूनिट होता है क्या? मैं बोलूंगी 1 का यूनिट बता दो, बोलोगे सर 1 तो 1 ही है, 2 तो 2 ही है, 5 तो 5 ही है, इसका कोई यूनिट नहीं होता सिंस दे आर कांस्टेंट वैल्यूज। तो 1/4 पाई का कोई भी यूनिट नहीं होगा, यूनिटलेस। देखो इसको पास पास में लिखते हैं तो मिटता जाता है, यूनिटलेस है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज यूनिटलेस। तो बच्चों जो यूनिट होंगे के उससे जस्ट अपोजिट यूनिट होने वाले हैं किसके? एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट का अगर मैं यूनिट लिखूं तो क्या आएगा? M-1 L-3 T2 माइनस का प्लस हो जाएगा। जब वो उसको 1 करूंगा तो जो जो चीजें ऊपर जाएंगी उनका साइन उल्टा होता जाएगा। और ये चीज वेरीफाई कैसे हो रही है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिनको ये भूलने का चांस है, क्योंकि ये सेव नहीं होगा आपके नोट्स में। ले लिया? यस सर। यस सर। है ना। अभी देखो इसी चीज को प्रूव करूं, यहाँ पे जो K था उसके यूनिट्स ये आए, और यहाँ एप्सिलॉन नॉट था उसके यूनिट ये आए। तो जब मैं बार बार आपको बोल रहा था, देखो जब मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और यहाँ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो क्या ये वाले और ये वाले यूनिट देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और इसका उल्टा क्या होगा? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखो इन दोनों के यूनिट उल्टे उल्टे हैं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो ये उल्टे हैं, ठीक है। तो ऐसे आप यूनिट्स निकाल सकते हो किसी भी डायमेंशन के। अभी एप्सिलॉन नॉट का पूछ लेता है कभी कभी, तो मैंने आपको बता दिया, बट क्या होमोजेनिटी तो कहीं भी लगाया जाएगा यार। होमोजेनिटी का प्रिंसिपल आप कहीं भी कभी भी यूज कर सकते हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में आप यूनिट के बिहाफ पे 4 वैल्यूज दी होंगी, कहीं दिया होगा कुछ, जैसे मान लो जनरली मैकेनिक्स में तो नहीं आते, बट इस टाइप के क्वेश्चन में आ गया, आपको दिया हुआ है कि आंसर
में एक में यूनिट ये दे दिया, एक में ये दे दिया, आपको पता है कि परमिटिविटी इज द आंसर भाई, कुछ भी वैल्यू होगा बट वो परमिटिविटी होगा। और अगर यूनिट ये वाला दे रखा है तो उस क्वेश्चन को तो ऐसे उड़ा दो कि भैया यूनिट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आपको पढ़ाया गया था यूनिट वाला चैप्टर तो उसमें दो बात बताई गई थी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के दो एस्पेक्ट होते हैं, वन इज द मैग्नीट्यूड एंड द सेकंड वन इज द यूनिट। तो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है कि जो एरो है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो हेड की लेंथ कितनी है, या फिर कोई स्केलर क्वांटिटी है तो उसका ओवरऑल मैग्नीट्यूड कितना है। और यूनिट क्या डिफाइन करता है कि उसका दूसरे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंस कैसा है ना। तो दोनों ही चीज मिलकर बनती है एक फिजिकल क्वांटिटी, वन इज द मैग्नीट्यूड पार्ट एंड द सेकंड वन इज द यूनिट पार्ट। तो कुछ कुछ क्वेश्चन को आप यूनिट से उड़ा दोगे। अभी ऐसे क्वेश्चन में सेलेक्ट करके लाऊंगा आपके लिए कि जिनको हम बिना सोल्व करे सही करेंगे, ठीक है। चलो सर एक्सक्यूज मी, हाँ जी, सर यहाँ पे हमें डायमेंशनल फॉर्मूला बताया कि m-1 l-3 t4, तो हमारे पास कूलम में जो चार्ज होगा तो वो 80 नहीं आएगा कि क्या? जो t, सर यहाँ पे आपने बताया ना कि पीछे बताया आपने कि m-1 l-3 t2 आया है, हाँ हाँ यहाँ पे t4 आया है। ओके, एक सेकंड यार देखते हैं। टी इज द ओके ओके, हाँ हमने वहां पे एक गलती कर दिया बच्चे, जो Yes, टी sir. पे 2 था, ये वाला 2 था ना, उसको लाके हमने लेकिन यार एक मिनट, एम एल टी माइनस 2 इज द फोर्स, तो हो सकता है यहाँ पे ये गलत हो, मे बी इसको एक बार चेक कर लेता हूँ, मैं करता हूँ। आपने बताया था कि जो कूलम आया उसमें उसका SI उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कि 80-2। ओ यस यस यस, सही बोला सही बोला। हमने वहां पे क्या कर लिया, इसको ए रख लिया, और ए इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बेटा शाबाश। तो ए इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इसमें टी आएगा, एटी होगा भाई, जिसमें जो स्क्रीनशॉट लिया था उसमें, सॉरी यार, सही किया बेटा, याद दिला दिया, कभी कभी हो जाता है फ्लो में। रुको एक सेकंड, फिर से मैं बता देता हूँ आपको। देखो क्या किया हम लोगों ने, रुको फटाफट लिख देता हूँ फिर आप लोग कर लेना। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले क्या किया था, ए ले लिया था और टी को भूल गए थे, बट ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज करंट इनटू टाइम, ये समझेंगे, अब इलेक्ट्रिक करंट समझेंगे तब आएगा समझ। तो बट एटी इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, और हमने पिछले वाले में क्या किया, ए रख लिया था, उसके इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे t-4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब के क्या करेंगे, ml t-2, ऐसे याद दिला दिया करो भाई, तभी याद दिला देते तो इतना आगे आते ही नहीं हम लोग। A2 T2 और ऊपर L2। तो अब इसको सोल्व करेंगे बच्चे, तो हमें मिल जाएगा M L3 T-4 और A-2, ठीक है। तो ये आ गया K का डायमेंशनल फॉर्मूला, और एप्सिलॉन नोट का क्या आएगा इसके जस्ट उल्टा, m-1 l-3 t4 a2। 3T4 और A, ठीक है। अब ले लो स्क्रीनशॉट भाई, पुराने वाले को भूल जाना, ये वाला ले लो, ठीक है शाबाश। लेकिन तभी बता देते तुरंत, जिसको जो भी विचार आता है तुरंत बताओ, क्योंकि कभी कभी गलती सबसे हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सर को जज करने वाले भी मिलेंगे, अरे सर ने गलती कर दी, वाह वाह वाह, मजे आ गए। कितने बच्चों को ऐसी फीलिंग आ रही है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों, Yes, sir. देखो एक बच्चे को आ रही है, मैं नाम नहीं पढ़ पाया, ठीक है ठीक है ठीक है शाबाश, ओके ठीक है। तो अभी ये सही हो गया फिर, है ना। तो m-1 l-3 t4 8, चलो अब यहाँ तक हम आ गए थे। इसके बाद के क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट ऑलरेडी कर लिए थे कि f इक्वल टू k, इसको इनको दोबारा डिस्कस करूं क्या, No, sir. सिंपल है यार, है ना। अब इस टाइप के क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में भी आएंगे तो हम लोग ज्यादा भड़क लेंगे नहीं उसको। तो इतना हमें आ गया समझ जी, ये भी हमने कर लिया था, ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया था, ठीक है। तो इधर हो गया काम खत्म। इसके बाद वी विल प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट मॉड्यूल, जो हमने आज स्टार्ट कर लेते हैं, अभी टाइम है 5-7 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे आपसे, ओके हाँ। तो अब तक हमने देख लिया कि कूलम्स लॉ के बारे में, कूलम्स लॉ को समझ लिया। अब कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, देखो एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ जो मैंने
हमारे सहपाठियों को समझाया था, बिकॉज अदरवाइज फिर जगह बहुत बहुत कुछ बन जाएगा। ओहो, नहीं हो पाएगा। कूलम फ्लो में अभी तक किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है तो बीच में बोल देना सर नहीं आ रहा समझ, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, एक चीज और बताने वाला था भाई मैं, सभी लोग ध्यान से क्लास अटेंड किया करो, है ना। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, देखो मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप लोग पूछ लेते हो हैंड रेज करके कि सर, मैं पूछता हूँ बेटा हाँ बोलो डाउट क्या है, तो आप बोल देते हो सर ये दोबारा बता दो पूरा। तो उसमें इशू क्या आता है ना, देखो मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, मैं तो आपको दोबारा भी बता दूं, तिबारा भी बता दूंगा, जितने बार बोलो। बट हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। नंबर 1 कि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, मानते हो ना ये बात तो। और दूसरी चीज ये भी है कि कुछ बच्चे ध्यान से सुन रहे होते हैं, बहुत ध्यान से, तो उन लोगों को पहली बार में समझ आ जाता है। तो आप लोग जो जो ये बोलते हैं ना सर दोबारा बता दो, तो आप लोग भी प्लीज एक बार ध्यान से सुनते रहा करो। फिर उसमें कहीं चीज दिक्कत आए तो जब मैं पूछूं सर बेटा डाउट क्या है, तो आप पर्टिकुलर बताया करो सर इस चीज में ये समझ नहीं आया, आपने ये बताया। तो उससे क्या होगा ना, डिमोटिवेशन नहीं आएगा। जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पूरा ध्यान से पढ़ रहे हैं, उनको डिमोटिवेशन आ जाएगा कि अरे यार इतनी सी बात है, क्या है यार, क्या अंदर से तो फीलिंग आती है ना, क्या है यार ये बेकार सा डाउट पूछ लिया इस बच्चे ने। तो सभी लोगों के को बैलेंस आउट करके चलने में फायदा रहेगा। ठीक है, तो आगे से जब मैं डाउट पूछूंगी बेटा डाउट है, तो कोई बच्चा मेरे को ये ना बोले सर पूरा का पूरा दोबारा बता दो। ठीक है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ और इन केस आपको समझ आना बंद हो गया तो हैंड रेज कर लो। हैंड रेज करे रखोगे तो मुझे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार इन सबको थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो उसी टाइम में मैनिपुलेट कर लूंगा चीजों को ना। तो ये ध्यान रखेंगे आगे से। चलो इसी नोट के साथ हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को जानने के लिए। तो अभी तक हमने कूलम्स लॉ को जान लिया। कूलम्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन के मैग्नीट्यूड की बात करी और दो बातें कही कि पॉइंट चार्जेस है, उनके बीच में फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस के प्रोपोर्शनल, इसके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल, और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। अब बच गई बात कि वेक्टर फॉर्म में क्या होगा। अभी तक तो आप बात कर रहे हो एफ, ठीक है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या इसमें कोई भी वेक्टर है? अगर ये फोर्स वेक्टर कैलकुलेट कर रहा होता तो इसके ऊपर तीर लगाता ना, मैं इसके ऊपर एरो हेड लगाता। तो लेकिन मैंने एरो हेड का तो कहीं ड्रॉ ही नहीं किया। बट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अभी तक मैं छुपे छुपे अधूरी बात कर रहा था। अधूरी बात मतलब कि आई वाज ओनली टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड पार्ट ऑफ दिस फोर्स वेक्टर, कि भाई फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही केवल मैं बता रहा था आपको, है ना। क्योंकि फोर्स वेक्टर तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी इज समथिंग, ये हम और सभी लोग जानते हैं कि वेक्टर इज समथिंग दैट हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन। और वेक्टर को डिफाइन करने के लिए वी नीड टू पुट एरो हेड ऑन द वेक्टर। तो एरो हेड ड्रॉ नहीं किया ना हमने, उसकी बात करी, बट हम छुपे छुपे केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे। तो अभी पूरी बात करेंगे तो फोर्स का क्या हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड। तो उस डायरेक्शन को बताने के लिए क्या आएगा, वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ, पहले ये जानेंगे। फिर एक चीज होती है रिलेटिव परमिटिविटी, अगर आज समय मिला तो बता देंगे इसको कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस हम जान चुके। जैसा रिलेटिव डेंसिटी होता है या स्पेसिफिक वेट बोलते हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज में, देखा होगा आपने, उसी तरीके की क्वांटिटी है रिलेटिव परमिटिविटी। जिसको फ्लूइड जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ा होगा आपने 11th में स्कूल में, उस समय रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक वेट या स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये वाली प्रॉपर्टी जिस बच्चे ने वहां समझी होगी उसको इस रिलेटिव परमिटिविटी में कुछ नया नहीं लगेगा। सिमिलरली ये जैसा वो रेशियो था वैसा ही है, बताएंगे अगर समय मिला तो आज, नहीं तो कल। ठीक है, अब देखो फोर्स के बारे में हम मैग्नीट्यूड तो जान रहे हैं कि के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर है। बट इफ वी वांट टू कंप्लीटली राइट इट देन वी नीड टू स्पेसिफाई अ डायरेक्शन ऑल्सो। भैया डायरेक्शन और बता दो तो एरो हेड लगाने की आपको अनुमति मिल जाएगी। तो फोर्स के ऊपर मैं एरो हेड लगा देता हूं, एक तीर का निशान, और डायरेक्शन भी बता देता हूं। तो डायरेक्शन कैसे बताते हैं? बाय द हेल्प ऑफ, भैया आर कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। सर पोजीशन वेक्टर। ना 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 ना, Uh, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यस सर। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, अब बताओ। फोर्स यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव पोजीशन, है ना। जो पोजीशन वेक्टर आप बोल रहे थे उसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर।
ठीक है। तो अब फोर्स के डायरेक्शन में, सॉरी फोर्स के डायरेक्शन में, और वो फोर्स का डायरेक्शन ये वाला होगा जो आर का है, यानी रिलेटिव पोजीशन वाला। ठीक है, अभी कंप्लीट बात ये है कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आर कैप एंड दैट इज आल्सो द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। अभी देखते हैं कैसे आएगा। तो यूनिट वेक्टर मुझे फाइंड आउट करना है। अब यूनिट वेक्टर के बारे में हमने जाना था कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर इज नथिंग बट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर को अगर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो हमें मिल जाता है यूनिट वेक्टर। और इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। तो आर क्या था, आर इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। भैया मोड फंक्शन में रखोगे तो आर ही आ जाता है, इसी को मैं यूज करके ये लिख लिया। अब यहाँ पे आर कैप को आई विल रिप्लेस बाय दिस थिंग, आर कैप आर हैट डिवाइडेड बाय आर, यानी वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर, हैट नहीं, वेक्टर आर विद एरो हेड डिवाइडेड बाय आर। तो आर को ऐसे रखा वेक्टर को, और नीचे आर ले गया तो आर स्क्वायर का क्या हो गया, आर क्यूब। तो दिस इज द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब वेक्टर आर क्या होगा, वेक्टर आर को जान लो। देखो आपको जब पढ़ाया गया था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो उसमें क्या था, r1 was the position vector of point 1, r2 was the position vector of point 2, and r was the displacement vector which was showing the relative position of point 2 with respect to point 1। यानी point 2 की relative position with respect to point 1 दिखा रहा है, यानी कि point 2 point 1 से कितना दूर है, जो ऐसा वेक्टर बताए उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर या रिलेशनल पोजीशन वेक्टर। तो इट इज शोइंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ चार्ज Q2 विद रिस्पेक्ट टू चार्ज Q1। तो ये हमें पता चला। तो इसी वेक्टर के बारे में देखो क्या बात होती है कि हेड ऑफ आर पॉइंट एट दैट पोजीशन वेयर फोर्स हैज टू बी कैलकुलेटेड। जहां जिस जगह पे आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, यानी आई वांट टू कैलकुलेट फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाय चार्ज Q1, यानी कि चार्ज Q2 पर लगने वाला फोर्स चार्ज Q1 के द्वारा लग रहा है किस पे, 2 पे, लगाया किसके द्वारा जा रहा है, 1 के। तो ऑन Q2 ऑन 2 बाय 1, ऑन 2 बाय 1, तो फोर्स ऑन 2 बाय 1, तो फोर्स अप्लाइड ऑन पॉइंट चार्ज Q2 बाय पॉइंट चार्ज Q1, वी वांट टू कैलकुलेट दिस। तो जिसके ऊपर कैलकुलेट करना है उसके तरफ होना चाहिए हेड ऑफ दिस वेक्टर आर, तो हमें डायरेक्शन पता चलेगा। अब ये बात याद रखो, दिस हैज टू बी मेमोराइज्ड। ऐसा कब होगा, जब हम ज्योमेट्रिकल तरीके से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो ये याद रखना है, रिमेंबर इट, ये वाली बात कि कौन सा डायरेक्शन हमें लेना है। तो डायरेक्शन ये लेगा कि जिस तरफ एरो ऐड होगा, और एरो ऐड उस तरफ रखना है जिस जहां पे आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, बाकी तो सिंपल है कि पोजीशन रिलेटिव पोजीशन वाला ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाली बात है। और Q1 Q2 को साइन के साथ इस्तेमाल करना है, Q1 और Q2 को साइन के साथ इस्तेमाल करोगे और ये एरो हेड इधर रखोगे तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी विद साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो इतनी सी बात थी। आर को रिप्लेस करोगे R2 माइनस R1 बिकॉज इट वाज रिलेशनल पोजीशन वेक्टर, तो इसलिए ऐसा कर सकते हैं। जब इसको कर दोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, कूलम्स लॉ इन वेक्टर। नया कुछ नहीं है, कूलम सर ने तो 2 ही बात कही थी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन दीस 2 पॉइंट चार्जेस। ये 2 ही बात कही थी, उसी को वेक्टर फॉर्म में लेके आए तो हमें एक नया स्वरूप मिला किसका, कूलम्स लॉ का, और जिसको हम जान गए। ठीक है, अब जिनको ये समझ नहीं आ रहा ये तो वो लोग एक बार क्या करना, 11th वाला रिवाइज करना, क्या, वेक्टर्स, फिजिक्स का नहीं मैथ्स का। ठीक है, अभी तुम लोग नीट के हो तो तुम्हें पता नहीं होगा। तो जिनको ये समझ नहीं आ रहा वेक्टर वाला, एक बार इज्जत से ईमानदारी से हाथ हैंड रेज कर दो। ठीक है, कि कितने बच्चों को ये वेक्टर समझ नहीं आता है, बिल्कुल बेशरम होकर ईमानदारी से बताओ। अरे बताओ, सब मैं नंबर देख के आया हूँ, तुम्हारे फुल नंबर किसी के नहीं आए पेपर में, और अच्छे नंबर वाले बहुत लिमिटेड से स्टूडेंट है। तो ये तो पता ही है मुझे तुम्हारा, ये तो पता ही है कि कौन कितने पानी में चल रहा है। बट ये ईमानदारी से हैंड रेज कर दो जिनको ये वेक्टर वाला खेल समझ नहीं आता, कि सर ठीक है जब तक गिनती चलती रहती है कोई दिक्कत नहीं है, जब ये वेक्टर वुक्टर आता है तो धुआं दिखने लगता है। ईमानदारी से कोई बात नहीं, ठीक है।
तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू अटेम्प्ट सिंपल क्वेश्चन ऑन वेक्टर्स। अगर नहीं आता तो हम छोड़ देंगे। अभी के लिए स्ट्रेटेजी अपनाओ, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करोगे तो आपको समझ आने लगेगा। नहीं आता तो मैं आपके लिए हेल्प के लिए हूँ ही, ठीक है। चलो, बट एक मॉड्यूल शेयर कर सकता हूँ आपको मैं, जिसमें वेक्टर्स का थोड़ा क्विक रिवीजन हो जाएगा, तो वो मैं आज आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। जस्ट आफ्टर दिस क्लास मैं आपको एक रिवीजन नोट शेयर कर दूंगा, जिसमें मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं, किसके, वेक्टर्स के, किसके, ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स के, किसके, सिंपल फंक्शंस और उनके प्लॉट्स के। तो ये जो जो छोटी छोटी चीजें हमें रिक्वायर्ड होती हैं सक्सेसफुली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नीट वाले बच्चों के लिए, तो वो वाला मॉड्यूल मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब देखो लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ क्या क्या है। ये इसका एप्लीकेशन भी है, लिमिटेशन भी है, कि भैया केवल एप्लीकेबल होगा पॉइंट चार्जेस, ठीक है। कूलम्स लॉ कैन ओनली बी अप्लाइड इन दोज केसेस व्हेन इट्स ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये तो बात ही हुई थी ना कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², सीधा। इट इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट कूलम्स लॉ वेयर चार्जेस आर इन आर्बिट्रेरीली सेम। देखो, अगर मैंने आपको बताया था कि अगर सर्कुलर है तो आप बोलोगे कि डिस्टेंस यहाँ से ले लूंगा सेंटर से, बट मैं बोलता हूँ ऐसे अजीब सा शेप है तो फिर कहाँ से डिस्टेंस लोगे, तो इन दैट केस इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो यही इसके लिमिटेशंस। अब बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट दैट वी हैव लर्न्ड, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कोशिश करो, इसको रीड करो एक बार कि पूछ क्या रहा है, फिर अपना अप्रोच बनाओ कि हाउ आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और वो अप्रोच अपने माइंड में रखो, और हो सके तो थोड़ा थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो, अपने हाथ चलाने की कोशिश करो। फॉर्मूला आपके स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूँ, आप क्वेश्चन को देखो, मेरा शकल मैंने छुपा लिया, चेहरा दिखेगा नहीं, क्वेश्चन देखो, और अब क्या करो, अपना स्ट्रेटेजी डेवलप करो कि मैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करता या करती। एफ अब वेक्टर फॉर्म में हो रहा है तो वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला लिख रहा हूं, फोर्स अप्लाइड ऑन 2 by 1 इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r2 माइनस r1 q, और ऊपर r2 माइनस r। ये वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ आ गया, ठीक है। इस तरीके का फॉर्मूला यूज करके आपको सोल्व करना है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों, जो ड्रॉप कर रहे हैं ना भाई, गलत बात है, तो मैं फिर सोल्व नहीं होगा। टफ क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे ही ना, तो अभी अपना प्रायोरिटीज डिफाइन कर लो पहले से कि क्लास अटेंड करनी है कि क्लास अटेंड नहीं करनी है, क्वेश्चन सोल्व करना है कि नहीं करना है। किसी किसी को ऐसा होगा क्या होता है, क्या ही है नीट, क्या ही है डॉक्टर, क्या ही है पढ़ाई, क्या ही है जिंदगी, ऐसे बाबा भी होते हैं ना, क्या ही है सब। तो होते कि नहीं बताओ, देखा है तुमने, तो इस सब की क्लास में होते हैं क्या ही है, ठीक है हम तो कर लेंगे। तो वो वाली फीलिंग ले रहे हो तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन अ क्यूब विद पॉइंट चार्जेस क्यूब। एक क्यूब है, क्यूब क्या होता है, ऐसा 3D शेप जिसके सारे के सारे एजेस बराबर हो, ठीक है। सिक्स फेसेस होंगे और सारे एजेस का लेंथ बराबर होगा, 3D शेप होगा, उसको क्यूब बोलते हैं, सब लोगों को पता है क्या होता है। पॉइंट चार्ज क्यू ऑन ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, हर एक वर्टिसेस, इसके 8 कोने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 कोनों पे, हर एक कोने पर छोटे वाला क्यू नाम का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो हर जगह पे क्यू चार्ज है, ये इमेजिन कर लो 8 पे है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज ड्यू टू रेस्ट ऑफ द 7 चार्जेस। इन 8 चार्ज में से कोई भी अपनी मर्जी का एक चार्ज चुन लो और उस चार्ज पर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट कर लो बाय द रिमेनिंग 7 चार्जेस। अभी इसने ऐसा क्यों पूछा, ये ध्यान दो कि कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी, इसने आजादी दे दी भाई, कोई भी चार्ज ले लो उसी पे कैलकुलेट कर दो। तो जब आप कोई भी चार्ज इसमें से चूज करो तो जो फोर्स आएगा ना दैट विल बी सेम। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड रहने वाला है सेम, चाहे जो मर्जी आप चार्ज चूज करो। अभी हमारे पास 38 स्टूडेंट है, तो 38 स्टूडेंट में से आप लोग रैंडमली चूज करोगे कुछ भी तो सबका आंसर सेम आने वाला है। दिस विल बी बिकॉज ऑफ द ज्योमेट्रिक सिमेट्री ऑफ दिस शेप। ये सिमेट्रिकल शेप है, 8 चार्जेस है, जो मर्जी चूज करो, रिमेनिंग 7 के द्वारा जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा सेम। तो इस केस में एक हिंट देता हूं आपको कि ऐसा पॉइंट चार्ज चूज करो जो कि ओरिजिन पे हो, ताकि आपको ये R2 - R1 ना करना पड़े, R2 - R1 ना करना पड़े। आप सीधा सीधा
अपना एक पोजीशन वेक्टर r से काम चला लो। क्यों? क्योंकि देखो ये मान लो Q1 था और ये Q2 था। अब मैं बोलूं कि बच्चे ये वाला चार्ज है, यहाँ भी Q चार्ज है, अब इसके फोर्स मैं बोल रहा हूँ कि ये ओरिजिन पे जो चार्ज रखा है इसी पे फोर्सेज निकाल लो। तो इसी पे फोर्सेज निकालोगे तो क्या करोगे? यू विल ट्राई टू फाइंड आउट दिस गैप। भाई दूरी यही है ना, पॉइंट टू पॉइंट दूरी, तो ये R1 सीधा आ जाएगा, इसमें R2 माइनस R1 वाला पंगा नहीं फंसेगा। इधर दूसरा पॉइंट चार्ज है उसमें भी सीधा यही R2 आ जाएगा। तो ऐसा करने से आप क्या कर रहे हो, रिलेटिव पोजीशन की बजाय एब्सोल्यूट पोजीशन का इस्तेमाल कर ले रहे हो। तो वो एक बेटर अप्रोच रहेगी ऐसे क्वेश्चंस में, यू ट्राई टू चूज द चार्ज विच इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। और ओरिजिन नहीं भी डिफाइन किया हो, आपको क्यूब ही दे दिया हो कि भैया एक क्यूब है, तो हम किसी भी एक पॉइंट जो रैंडमली जो आपकी आदत होती है कि भैया मैं तो एक्स वाई जेड ऐसे बनाता हूँ, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। तो मैं क्या करूंगा, मैं आई विल ट्राई टू प्लेस दिस क्यूब इन सच ए मैनर कि मेरा एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट मैं अपने आदत के हिसाब से बनाता हूँ उसी के ओरिजिन पे मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये हुआ, तो 0 मैं इस पे मान लिया और इसी चार्ज पे मैं फोर्सेस कैलकुलेट करूंगा। तो अब क्या करना होगा कि हर एक चार्ज के द्वारा, जैसे पॉइंट ए पर जो है उस पॉइंट पे फोर्स लगेगा, उस चार्ज पे फोर्स लगेगा 1 के द्वारा। अभी ये रिपल्सिव होगा, अट्रैक्टिव नहीं होगा, क्योंकि लाइक चार्जेस हैं, ये नीचे पुश करेगा और ये इसको ऊपर पुश करेगा। सिमिलरली 1 के द्वारा 2 लगाएगा ए पे और ये 2 पे ए ऐसा लगाएगा। ठीक है, ये ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये फोर्सेस लगने वाले हैं बच्चों, तो ये आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसमें एक हिडन अजम्पशन भी है, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट नोट टू कॉम्प्लिकेट द क्वेश्चन। तो इसके अंदर क्या आएगा, द नेट फोर्स एफ नेट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। तो इंडिविजुअल फोर्सेस क्या होंगे बच्चे, ए पर लगने वाले फोर्स, यानी कि एफ ए पर लगने वाला 1 के द्वारा, फोर्स ए पर लगने वाला 2 के द्वारा, फोर्स ए पर लगने वाला 3 के द्वारा, फोर्स अप्लाइड ऑन ए बाय 4, अप्लाइड ऑन ए बाय 5, अप्लाइड ऑन ए बाय 6, अप्लाइड ऑन ए बाय 7। अब ये 7 चार्जेस हैं और 8वां ए ही है, इन सबको जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, एफ नेट, है ना। अब एफ ए1 निकालो सबसे पहले कि ए1 जो फर्स्ट चार्ज अप्लाई करेगा इस वो कैसे आएगा, इस फॉर्मूला से। फिर एफ ए2 निकालो, वो कैसे आएगा, फिर से इस फॉर्मूला से। ऐसे ही सिमिलरली 7 बार निकाल लो चार्जेस, तो आपको क्या मिलने वाला है, फाइनल आंसर। अब बच्चे बोलेंगे सर इतना टफ करा रहे हो, क्या ऐसा नीट में आता है? बिल्कुल नहीं आता है। फिर सर आप क्यों करा रहे हो? क्योंकि इसके छोटे छोटे पार्ट्स आ सकते हैं। वो कि इतना बड़ा नहीं पूछेगा एफ नेट, वो पूछ लेगा कि इसमें बता दो इक्वल फोर्सेस कौन से पार्टिकल्स लगा रहे हैं। वो पूछ लेगा कि केवल फर्स्ट के द्वारा, यानी एफ ए1 बता दो। आइसोलेटेड क्वेश्चन तो पूछ सकता है ये बता दो, या फिर ये बता दो, या फिर ये बता दो, ये बता दो। इसमें 7 क्वेश्चन बन गए छोटे छोटे। या बोल देगा कि ऐसे फोर्सेस के पेयर बता दो जिनमें फोर्स ऑफ ए और उस पॉइंट के बीच में फोर्स लगने वाला बराबर है मैग्नीट्यूड। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस देखें। तो हम एक बार इस पूरे क्वेश्चन को इज्जत से अटेम्प्ट करेंगे। अभी क्लास में ये नहीं हो पाएगा, आप लोग इसका सॉल्यूशन देख के आएंगे। सॉल्यूशन मैंने इंक्लूड कर दिया है, इसको अटेम्प्ट करके आएंगे और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो कितने बच्चे वादा कर रहे हैं कि सर नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करके आऊंगा? मैं करके आऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नीट के लिए और मेरे डॉक्टर बनने में और मुझ में ये सहायक होगा। दैट इज व्हाई आई विल रिलीजियसली ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इवन इफ आई एम नॉट एबल टू सॉल्व एनी ऑफ द पार्ट। अगर मैं सोल्व नहीं भी कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तब भी मैं इस क्वेश्चन को पूरे ईमानदारी से ट्राई करूंगा या करूंगी, क्योंकि ये मुझे डॉक्टर बनने में सहायक होगा, है ना। यस सर। ठीक है, तो अभी इसमें कुछ चीजें और बता देता हूँ। जिन बच्चों को वेक्टर्स में दिक्कत है बच्चों, तो देखो उन लोगों के लिए एक चीज और बता देता हूँ यहीं पे। ये इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है ताकि आप लोग अटेम्प्ट कर पाओ, है ना। और सीरियसली अटेम्प्ट करना, रिक्वायर्ड स्टेप्स है इधर, ज्यादा कुछ है नहीं, आप डिटेल में कर ला। इसका पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का पूरा लाइन टू लाइन सॉल्यूशन मैं आपके साथ हैंड रिटन शेयर कर दूंगा। तब
कब करूंगा? जब आप लोग इसको पूरा सॉल्व कर चुके होंगे, जब आप अपना सीरियस अटेम्प्ट दे चुके होंगे, तब मैं इसका सॉल्यूशन शेयर करूँ। ठीक है, तो अभी जिन बच्चों को वेक्टर्स में दिक्कत है उनको मैं बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि दिस इज एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड। तो 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब 3D स्पेस को डिफाइन करते हैं तो उसमें 3 एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस का इस्तेमाल किया जाता है। तो दीज 3 एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कोई भी 2 चूज करो, वो रिमेनिंग 2 के साथ, कोई भी एक एक्सिस चूज करो, बची हुई 2 के साथ वो 90 डिग्री का कोण ही बना रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जब हमने यूनिट वेक्टर पढ़ा था या वेक्टर्स पढ़े थे तो उसमें ये अज्यूम किया था कि, अरे मेरा चेहरा नहीं दिख रहा, तो हमने ये अज्यूम किया था कि द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज आई कैप। हाँ जी, याद है? भूल गए? यस सर, याद है। याद है। वाई की डायरेक्शन में जे कैप। अभी देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं वो जे कैप। अरे सुनो, तुम लोग क्वेश्चन करा करो तब नहीं बोलोगे। जेड की डायरेक्शन में के कैप। सिमिलरली इस पॉजिटिव एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा एक्सिस रहेगा? माइनस एक्स, है ना? यस सर, नेगेटिव ऑफ एक्स। और इसी डायरेक्शन में क्या बोलते हैं? माइनस आई आई कैप। और ये इसके पीछे इनटू द प्लेन ऑफ पेपर या इनटू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, तो वो क्या होगा? माइनस जे कैप। और डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव माइनस के माइनस के कैप। तो ये डायरेक्शंस आप इमेजिन करके चलना और उस हिसाब से देखो आपको ये आंसर्स दिखाई देंगे, के कैप, जे कैप, ये कैप, वो कैप। ठीक है, तो इसको एकदम सीरियस अटेम्प्ट देकर आना है। ठीक है, यस सर। क्योंकि अब डिस्कस करेंगे बच्चों, जब तक आप सोल्व नहीं करके आओगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आएंगे, डाउट नहीं आएंगे। पूरा लेक्चर में, चाहे पूरा लेक्चर क्या 2 लेक्चर लगा दो, फिर भी तुम्हें समझ नहीं है। तो बेटर ये है कि आप लोग इसको अटेम्प्ट करके आओगे, फिर मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस करूँ। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने मेरे से वादा कर लिया कि सर हम इसको करके आ जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर आज अटेंडेंस नहीं होगी? हाँ वो भी लेंगे भाई, अटेंडेंस भी लेना है। तो फिर एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को भी होमवर्क दे देते हैं। ये थोड़ा सा ट्राई करना, इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। Yes, फिर इसको भी कल ही करेंगे। तो अटेंडेंस ले लेते तुम्हारी, और फिर ये भी कर लेना, अगर किसी के पास टाइम हो तो थर्ड वन ये भी कर लेना। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। तीनों क्वेश्चन बहुत डिटेल में करूंगा कल, और उसके बाद कल मतलब नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद ये वाला। ठीक है, ये परमिटिविटी वगैरह समझेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे, चार्ज डेंसिटी समझेंगे, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज, पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ऐसे मजे मजे में सब निपटा देंगे। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चन सेट्स भी मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा, जिसमें यू कैन ऑलवेज बी इन कनेक्ट ऑफ द टॉपिक। ठीक है, तो वो चीजें मिलती रहेंगी। तो ये वाला होमवर्क करना भाई, और अब सभी लोग तैयार हो जाओ आज की अटेंडेंस के लिए। चलो, कुछ लोग तो भाग गए, कुछ लोग टिके हुए हैं, उन्हीं की अटेंडेंस मैटर करती है, जो भाग ही गए उनकी क्या अटेंडेंस।